अ, सोचिए कि 500 करोड़ रुपए अचानक हवा में गायब हो गए। हम्म। कोई बैंक का ताला नहीं टूटा और किसी ने चेहरे पर मास्क पहनकर बंदूक नहीं दिखाई राइट, बिल्कुल। और जमीन पर क्राइम सीन जैसी कोई चीज भी नहीं है। सब कुछ एकदम गायब। मतलब जब मॉडर्न फाइनेंशियल फ्रॉड्स की दुनिया की बात होती है ना, तो क्राइम सीन एकदम इनविजिबल होता है। सही कहा आपने। इस नए डीप डाइव में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं शुरुआत में एक फ्रेंडली हेलो देना चाहता हूं, लेकिन आज का हमारा ये विषय बहुत ही गंभीर और इन्वेस्टिगेटिव है। हाँ बिल्कुल। और आज हम एक्चुअली एक ऑडिटर वाले लेंस से चीजों को देखने वाले हैं। एग्जैक्टली और इससे पहले कि हम इस डिस्कशन की गहराई में जाएं, एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट है। इस डीप डाइव में जिन ट्रेडिंग स्कैम्स या स्पूफ्ड एप्लीकेशंस की बात हम कर रहे हैं, वो 100% असली हैं। राइट, मतलब रियल वर्ल्ड पैटर्न्स पर बेस्ड है। हाँ, ये फ्रॉड्स इस वक्त प्रैक्टिकली लोगों की जिंदगी भर की कमाई ड्रेन कर रहे हैं। लेकिन जो असली विक्टिम्स हैं, उनकी पहचान छुपाने के लिए हमने यहाँ अमन और ट्रेडेक्स प्रो जैसे फिक्शनलाइज्ड कॉम्पोजिट नेम्स का इस्तेमाल किया है। सही है। डेटा और पैटर्न बिल्कुल रियल है, बस नाम बदले गए। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और इस डीप डाइव का मेन मिशन यही है कि हम ये समझ सकें कि कैसे हाई रिटर्न्स का चमकता हुआ वादा एक वेल इंजीनियर्ड फाइनेंशियल ट्रैप बन जाता है। ये आधुनिक तकनीक और इंसान के सबसे पुराने इमोशन यानी लालच के आपस में मिलने की कहानी है। तो चलिए सीधा इस फ्रॉड के साइकोलॉजिकल सेटअप पर चलते हैं। लेट्स डू इट। एक आम धारणा है कि स्कैम्स में सिर्फ वो लोग फंसते हैं जिन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती या जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। राइट, लोग अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम अपने विक्टिम प्रोफाइल को देखें, यानी अमन को देखें, तो अमन कोई अनाड़ी नहीं है। वो 30 साल का एक बहुत ही टेक सैवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो कोडिंग समझता है और एप्स कैसे बनते हैं ये जानता है। तो आखिर एक समझदार और पढ़ा लिखा इंसान इस जाल में कैसे फंस जाता है, मैं बस यही सोच रही थी। देखिए, इसको समझने के लिए ना ह्यूमन साइकोलॉजी को डिकोड करना होगा, खासकर फोमो को, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। राइट। अमन अपनी लाइफ में ठीक ठाक कमा रहा है, बट उसे लगता है कि वो फाइनेंशियली अपने दोस्तों से पीछे छूट रहा है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। बिल्कुल। आज के सोशल मीडिया एज में हर इंसान अपना बेस्ट फाइनेंशियल स्टेटस दिखा रहा है, नई गाड़ियां, नई वेकेशंस। अमन को अपना पहला घर खरीदना है और उसे लगता है कि नॉर्मल सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट से ये सपना जल्दी पूरा नहीं होगा। एक तरह की डेस्परेशन है उसके अंदर, एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ की भूख है। और यही भूख शायद उसके रैशनल इन्वेस्टिंग को खत्म कर देती है। एग्जैक्टली। मतलब अगर हम इंडेक्स फंड्स या अच्छे म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो साल का 12 से 15% रिटर्न मिलना एक बहुत अच्छा और रियलिस्टिक सिनेरियो माना जाता है। सही बात है। लेकिन ये सिंडिकेट किस चीज पर स्ट्राइक करता है? ये लोग रैशनल माइंड को बाईपास करके सीधा ग्रीड पर अटैक करते हैं। ये साल का नहीं, सीधा 5% डेली रिटर्न का लालच देते हैं। 5% डेली, जो कि मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना? कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जब लालच हावी होता है तो लॉजिक पूरी तरह गायब हो जाता है। इस ट्रैप की शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर चलने वाले एक टारगेटेड एड से। ओके। अमन बस अपना फोन स्क्रॉल कर रहा होता है और उसे एक एड दिखता है जिसमें एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्रेडिंग प्रोडिजी किसी महंगी लग्जरी कार जैसे लैम्बोर्गिनी या पोर्श के आगे खड़ा है। टिपिकल फ्लेक्स कल्चर। बिल्कुल। वो वीडियो में कह रहा है कि वो मार्केट के सीक्रेट फॉर्मूला जानता है और फ्री ट्रेडिंग टिप्स दे रहा है। ये विजुअल सीधा अमन के उस फोमो वाले इमोशन पर हिट करते हैं। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। इसके बाद अमन को एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में रीडायरेक्ट किया जाता है, राइट? हाँ, वही इनका नेक्स्ट स्टेप होता है। ये टेलीग्राम ग्रुप इस पूरे ऑपरेशन का सबसे क्रूशियल साइकोलॉजिकल वेपन है। मुझे बताया गया कि इस ग्रुप में करीब 5000 मेंबर्स होते हैं। अमन को लगता है कि उसे एक सीक्रेट हाई अचीविंग कम्युनिटी मिल गई है। लेकिन इसकी सच्ची हकीकत क्या होती है? उन 5000 में से लगभग 4990 अकाउंट सिर्फ बॉट्स होते हैं, या फिर सिंडिकेट के अपने फेक अकाउंट्स होते हैं। वेट, वाकई 4000 से ज्यादा बस बॉट्स हैं? हाँ, लगभग सारा ग्रुप ही आर्टिफिशियली क्रिएटेड होता है। वो पूरा ग्रुप एक एको चेम्बर है। उस ग्रुप में दिन रात मैसेजेस आते हैं, जैसे आज मैंने 2 लाख कमाए, या सर आपकी टिप की वजह से नई गाड़ी ले ली। ओह वाओ। और साथ में बैंक अकाउंट्स के फेक स्क्रीनशॉट्स लगातार पोस्ट होते रहते हैं। अमन लगातार कई हफ्तों तक ये सब देखता रहता है। तो एक तरह से उसको लगता है कि बाकी सब अमीर बन रहे हैं और वो पीछे छूट गया। एग्जैक्टली। उसकी आंखों के सामने लोग रोज अमीर हो रहे होते हैं और उसे लगता है कि वो वहीं का वहीं खड़ा है। लगातार ये फेक सक्सेस देखकर उसका रैशनल माइंड पूरी तरह हार मान लेता है।
इस सिचुएशन को मैं एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल एक रिग्ड कजीनो यानी एक धोखेबाज कसीनो जैसा है। अच्छा। मान लीजिए कोई आम इंसान एक कसीनो में घुसता है और एक टेबल के पास खड़ा होता है। टेबल पर बैठे बाकी 10 लोग लगातार जीत रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हाई फाइव कर रहे हैं। राइट। उस इंसान को लगता है कि वो कितना बेवकूफ़ है जो सिर्फ देख रहा है। उसे भी अपना पैसा लगाना चाहिए। पर एक्चुअली वो सारे 10 लोग पेड एक्टर्स हैं। वो सब मिले हुए हैं और लगातार जीतने की एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ उस नए इंसान को बेवकूफ़ महसूस करवाने और गेम में पैसा लगवाने के लिए। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो सब एक्टर्स हैं और उनका एक ही लक्ष्य है, पहली डिपॉजिट निकलवाना। राइट। एक बार जब अमन इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में टूट जाता है, वो ग्रुप एडमिन को मैसेज करता है कि वो भी ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है। और तभी वो ट्रैप का मेन हिस्सा शुरू होता है। बिल्कुल। तब एडमिन उसे एक एपीके फाइल भेजता है, ट्रेडेक्स प्रो नाम की ऐप डाउनलोड करने के लिए। यहां से ह्यूमन साइकोलॉजी का फेस थोड़ा पीछे चला जाता है और प्योर टेक्नोलॉजिकल डिसेप्शन का सबसे डरावना फेस शुरू होता है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात पे बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। हम्म। अमन खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना? हाँ बिल्कुल। वो टेक savvy है, कोड जानता है, तो वो एक फेक ऐप और असली ऐप में फर्क कैसे नहीं पहचान पाया? ये ऐप किसी कॉलेज के बेसिक प्रोजेक्ट जैसी तो नहीं हो सकती कि देखते ही शक हो जाए? बिल्कुल नहीं। ये ऐप्स इतनी फ्लॉलेसली डिजाइन की जाती हैं कि कोई भी पहली नजर में इन्हें लेजिटिमेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही मानेगा। मतलब UI और UX बिल्कुल प्रोफेशनल होता है? एकदम टॉप नॉच। ये ऐप्स किसी ऑफिशियल ऐप स्टोर पे नहीं मिलती, बल्कि डायरेक्ट लिंक से इंस्टॉल करवाई जाती हैं। और जब अमन उस ऐप को खोलता है, तो वो किसी रियल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, बल्कि ऑफशोर साइबर क्रिमिनल्स द्वारा बनाए गए एक क्लोज्ड लूप वीडियो गेम में एंटर कर रहा होता है। क्लोज्ड लूप वीडियो गेम? वाओ! हाँ, ये उस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म की एक परफेक्ट सीमलेस कॉपी होती है। Here's where it gets really interesting. अगर ऐप फेक है, तो उसमें जो लाइव मार्केट का डेटा दिख रहा है वो कैसे चल रहा है? वही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है। मतलब रिलायंस के शेयर्स हो गए हैं, टाटा मोटर्स के चार्ट्स हो गए हैं, हरे और लाल टिकर्स जो रियल टाइम में मूव कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल असली लगते हैं। अगर एपीआईज असली हैं, चार्ट्स असली हैं और लाइव मार्केट डेटा दिख रहा है, तो फिर वो पूरा का पूरा ट्रेड फेक कैसे हो सकता है? यही इस सिंडिकेट की सबसे बड़ी टेक्निकल जादूगरी है। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इसका जवाब छुपा है फ्रंट एंड डिस्प्ले और बैक एंड राउटिंग के फर्क में। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। जरूर। देखिए, एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक तरह का डिजिटल पाइप है जो दो सिस्टम्स के बीच डेटा ट्रांसफर करता है। राइट। स्कैमर्स लेजिटिमेटली ट्रेडिंग व्यू या याहू फाइनेंस जैसी वेबसाइट से रियल टाइम डेटा एपीआई के जरिए खरीदते हैं और उसे अपनी फेक ऐप के फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करते हैं। इसीलिए स्क्रीन पर जो नंबर्स और चार्ट्स चल रहे हैं वो बिल्कुल रियल मार्केट वाले हैं। तो यानी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो दुनिया के किसी भी असली प्लेटफॉर्म से मैच करेगा। अगर बाहर मार्केट में किसी बड़ी कंपनी का शेयर गिर रहा है, तो इस ऐप में भी गिरेगा। वही सबसे बड़ा धोखा है। फ्रंट एंड बिल्कुल ओरिजिनल बिहेव करता है, लेकिन जब अमन ऐप के अंदर बाय या सेल बटन पर क्लिक करता है, तो उसके ऑर्डर्स कभी भी किसी रियल स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई या बीएसई या किसी लेजिटिमेट ब्रोकर के पास राउट ही नहीं होते। वेट, तो वो ऑर्डर जाता कहाँ है? कहीं नहीं। उसका ऑर्डर बस उस फेक ऐप के एक लोकल डेटाबेस में एक नई लाइन ऐड कर देता है। ये एक फैंटम ट्रेड है। हकीकत में मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, बस अमन के फोन की स्क्रीन पर नंबर्स अपडेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आम इंसान टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा है और उसके हाथ में एक वीडियो गेम का कंट्रोलर दे दिया गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब टीवी पर खिलाड़ी छक्का मारता है तो उस इंसान को लगता है कि उसके बटन दबाने से छक्का लगा है, लेकिन रियलिटी में उसका मैच से कोई कनेक्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली। उसका इनपुट सिर्फ उसके अपने डिवाइस तक सीमित है। पर यहाँ पैसों का क्या होता है? जब अमन ऐप में ट्रेडिंग के लिए अपना पहला पैसा ऐड करता है, तो वो एक्चुअली कहाँ जाता है? ऐप उसे एक रैंडम यूपीआई आईडी देती है। ओके। अमन 50,000 रुपए ट्रांसफर करता है और इंस्टेंटली उसके डैशबोर्ड पर 50,000 का बैलेंस दिखने लगता है। लेकिन वो पैसे किसी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के एस्क्रो अकाउंट में तो नहीं जाते होंगे? बिल्कुल नहीं, वो सीधे एक म्यूल बैंक अकाउंट में जाते हैं। ये म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं, थोड़ा समझाएंगे? म्यूल अकाउंट्स वो बैंक अकाउंट्स होते हैं जो स्कैमर्स गांव या छोटे शहरों के आम लोगों से कुछ हजार रुपए महीने के किराए पर लेते हैं। उन आम लोगों को लगता है कि कोई उनका अकाउंट अपने लेजिटिमेट बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। ओह गॉड, यानी उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके नाम पर फ्रॉड हो रहा है। हाँ, और उनके अकाउंट का पूरा कंट्रोल
डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग सब स्कैमर्स के पास होता है। जैसे ही अमन के 50,000 उस अकाउंट में आते हैं, स्कैमर्स तुरंत उस पैसे से क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं और उसे ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। और अमन की स्क्रीन पर जो 50,000 दिख रहे हैं, वो महज पिक्सल्स हैं, एक प्योरली डिजिटल इल्यूजन। बाप रे। और इस डिजिटल इल्यूजन के बनने के बाद शुरू होता है एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन, है ना? बिल्कुल। सिंडिकेट के एल्गोरिदम्स बैक एंड से इस तरह सेट किए जाते हैं कि जब भी कोई नया शिकार पहली बार बड़ा पैसा डालता है तो उसे गारंटीड जीत मिलती है। ताकि उसको और कॉन्फिडेंस आ जाए। एग्जैक्टली। अमन टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन की वीआईपी टिप पर ट्रेड लेता है। ऐप का सिस्टम उस ट्रेड को हमेशा प्रॉफिट में ढकेल लेता है। सिर्फ 3 दिन के अंदर अमन की स्क्रीन पर वो 50,000 रुपए बढ़कर 1.5 लाख बन जाते हैं। एक आम इंसान के लिए ये कितना बड़ा डोपामीन रश है, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। 3 दिन में पैसा 3 गुना। सही बात है। जब स्क्रीन पर ऐसी अननेचुरल ग्रोथ दिखती है ना, तो किसी भी इंसान की रैशनैलिटी पूरी तरह मर जाती है। और वही इस ट्रैप का टर्निंग पॉइंट होता है। अमन को लगता है कि उसने मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट क्रैक कर लिया है। उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी होती है और इसी कॉन्फिडेंस में आकर वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती करता है। वो और पैसे डाल देता है। हाँ, वो अपने सारे म्यूचुअल फंड्स बेच देता है, अपनी सालों की जोड़ी हुई सेविंग्स निकाल लेता है और यहाँ तक कि अपने परिवार और दोस्तों से उधार भी ले लेता है। ओह नो। देखते ही देखते वो करीब 20 लाख रुपए उस फेक ट्रेडिंग ऐप में ट्रांसफर कर देता है। 20 लाख। अगर इसको एक बड़े लेवल पर देखा जाए तो सिंडिकेट का असल मकसद यही होता है, राइट? उनका मॉडल छोटी मोटी चोरी नहीं है। वो किसी भी इंसान की पूरी नेटवर्थ को टारगेट करते हैं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। और ये इल्यूजन तब तक चलता रहता है जब तक कागजों पर बन चुका वो करोड़पति इंसान एक दिन अपने पैसे निकालने की कोशिश नहीं करता। चलिए इस पूरी फोरेंसिक कहानी के इस डरावने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जब इल्यूजन और रियलिटी का आमना सामना होता है। हाँ, ये सबसे पेनफुल पार्ट होता है। अमन के डैशबोर्ड पर अब एक बहुत बड़ा अमाउंट दिख रहा है, करीब 7 लाख रुपए। अमन बहुत खुश है, उसे लगता है कि सारा उधार चुक जाएगा और उसके नए घर का सपना पूरा हो जाएगा। वो आत्मविश्वास के साथ विड्रॉ बटन पर क्लिक करता है। और जैसे ही वो क्लिक करता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। उसके सामने एक लाल रंग का एरर मैसेज पॉपअप होता है, विड्रॉल फ्रोजन ड्यू टू टैक्स लाइबिलिटीज। व्हाट? ये मैसेज पढ़ते ही तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल। अमन तुरंत पैनिक की हालत में टेलीग्राम पर अपने उस वीआईपी एडमिन को कांटेक्ट करता है। और वो एडमिन क्या कहता है? एडमिन वहां से एक बहुत ही प्रोफेशनल और ऑफिशियल साउंडिंग रिप्लाई भेजता है। वो कहता है कि सर, गवर्नमेंट के नए रूल्स के हिसाब से आपको पहले 20% अपफ्रंट कैपिटल गेन्स टैक्स जमा करना होगा। वेट, यानी विड्रॉल के पैसे काटने की बजाय वो अलग से और पैसे मांग रहे हैं? एग्जैक्टली, वो कहता है कि आपको पहले 12 लाख रुपए अलग से हमारे टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, तभी आपके 7 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में रिलीज किए जाएंगे। ये तो पूरी तरह से इलॉजिकल है। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि स्कैमर लेजिटिमेट फाइनेंशियल टर्म्स को कितनी चालाकी से ट्विस्ट करते हैं। अगर इस मैकेनिज्म को किसी असली और लेजिटिमेट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें, चाहे वो कोई ऑफिशियल स्टॉक ब्रोकर हो या म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, जब भी कोई प्रॉफिट निकलता है और उस पर टैक्स बनता है तो वो टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के रूप में अमाउंट में से पहले ही काट लिया जाता है। राइट, मतलब अगर 7 लाख है तो उसमें से टैक्स कट कर बचा हुआ अमाउंट अकाउंट में आएगा। बिल्कुल। असली इंस्टीट्यूशंस कभी भी किसी भी हाल में खुद का पैसा रिलीज करने के लिए आम इंसान से अलग से अपफ्रंट डिपॉजिट की मांग नहीं करते। ये अपफ्रंट टैक्स डिपॉजिट मांगना इस फेक ट्रेडिंग ट्रैप का सबसे बड़ा और सबसे क्लियरली विजिबल हॉलमार्क है। ये वाकई एक दिल दहलाने वाला मोमेंट होता है। जिस इंसान ने अपने हार्ड अर्न्ड 20 लाख रुपए ऑलरेडी गवा दिए हैं, अब उसे एक और लालच या डर दिया जा रहा है कि 12 लाख और डालो तब 7 लाख मिलेंगे। हाँ, ताकि वो आखिरी बार उसे निचोड़ सकें। कई विक्टिम्स शायद इस उम्मीद में कर्जा लेकर वो टैक्स अमाउंट भी भर देते होंगे। बहुत से लोग भरते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर आकर अमन को अचानक रियलिटी हिट करती है। उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला दिमाग आखिरकार एक्टिवेट होता है और उसको समझ आ जाता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो वो कन्फ्रंट करता है उनको। हाँ, लेकिन तब तक आखिरी दरवाजा बंद हो चुका होता है। जैसे ही अमन टैक्स देने से इनकार करता है या कोई टेक्निकली सॉलिड सवाल पूछता है, अगले ही दिन वो ऐप उसके फोन से गायब हो जाती है। ऐप ही गायब हो जाती है। आपका सर्वर डाउन दिखाने लगता है और टेलीग्राम पर उस वीआईपी ग्रुप से अमन को ब्लॉक कर दिया जाता है। सारी चैट हिस्ट्री एक सेकंड में डिलीट हो जाती है।
सब कुछ बिल्कुल साफ, ना कोई एक्चुअल ट्रेड हुआ था, ना कभी कोई डीमैट अकाउंट खुला था। वो ब्यूटीफुली डिजाइंड ऐप कोई स्टॉक मार्केट टर्मिनल नहीं थी, वो सिर्फ एक हाईली सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटर था जो सिर्फ फेक और मैनिपुलेटेड नंबर्स दिखा रहा था। एग्जैक्टली और पीछे बैकग्राउंड में साइबर क्रिमिनल्स अमन का असली पैसा लूट चुके थे। ये एक एब्सोल्यूट फाइनेंशियल डेविस्टेशन है। सही में इस मुद्दे पर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, जब ये पूरा सिस्टम इतना खतरनाक और रियल दिखने लगा है, तो आम इन्वेस्टर्स अपने आप को इस फाइनेंशियल डेविस्टेशन से कैसे बचाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ इस फ्रॉड की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करके नहीं रुक सकते। इन्वेस्टर्स को एक सॉलिड फाइनेंशियल शील्ड और डिफेंस मैकेनिज्म देना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। आज के इस जमाने में जहां हर दूसरा ऐड किसी अमीर बनने के शॉर्टकट को बेच रहा है, वहां किसी भी आम इंसान को अपना पर्सनल कंप्लायंस ऑफिसर खुद बनना पड़ेगा। बिल्कुल। लोगों को फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस आनी ही चाहिए। तो चलिए आज उन सभी लोगों को जो इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, एक डिफेंस प्लेबुक देते हैं जिसमें 4 ऐसे रूल्स हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ग्रेट आइडिया। उस प्लेबुक का सबसे पहला और नॉन नेगोशिएबल रूल है सेबी रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करना। इंडिया के अंदर कोई भी लीगल स्टॉक मार्केट ब्रोकर, एडवाइजर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिना सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन के ऑपरेट नहीं कर सकता। राइट, ये तो बेसिक चेक होना चाहिए। अगर किसी प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या टेलीग्राम ग्रुप के पास वैलिड सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और उस नंबर को सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करके क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो वहां अपना एक छोटा सा हिस्सा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही बात है। उसके बाद प्लेबुक का दूसरा रूल आता है एपी के लिंक्स का पूरी तरह से बहिष्कार। ये बहुत जरूरी है। अगर कोई अनजान इंसान या ग्रुप आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर लिंक भेजकर कह रहा है कि ये ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो उस लिंक को कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। लेजिटिमेट और असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हमेशा ऑफिशियल स्टोर्स जैसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर होस्ट होते हैं, जहां उनके वेरीफाइबल और पुराने रिव्यूज होते हैं। एग्जैक्टली। अननोन सोर्सेज से सीधा एपी के फाइल फोन में इंस्टॉल करना अपनी डिजिटल तिजोरी की चाबी सीधा साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में देने जैसा है। बिल्कुल सही। अब तीसरा रूल सुनिए, गारंटीड रिटर्न्स के वादे को पूरी तरह रिजेक्ट करना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सही कहा। शेयर बाजार और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्टॉक मार्केट में दुनिया का कोई भी बड़ा एक्सपर्ट रिस्क फ्री गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता। अगर कोई यूट्यूब ऐड, कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई एल्गोरिदम रोजाना प्रॉफिट की गारंटी दे रहा है, तो बिना किसी डाउट के ये मान लेना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक स्कैम है। मार्केट में गारंटीड रिटर्न्स शब्द ही फ्रॉड का दूसरा नाम है। वाह, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और सही पॉइंट है। और इस प्लेबुक का चौथा और शायद सबसे जरूरी रूल है पेमेंट गेटवे को ऑडिट करना। ये स्कैम्स का सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है ना? हाँ, सबसे बड़ा। जो भी लेजिटिमेट ब्रोकर्स होते हैं वो हमेशा ऑफिशियल कंपनी बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके नाम सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं। फंड्स ऐड करने के लिए किसी रैंडम अनजान इंसान की यूपीआई आईडी पर पैसे भेजने को कहा जा रहा है, या किसी पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में आरटीजीएस करने को बोला जा रहा है, या फंड्स को क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर करने को बोला जा रहा है, तो वहीं रुक जाना चाहिए। क्योंकि वो रियल ब्रोकर अकाउंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये किसी ऑफिशियल ब्रोकर का प्रोसेस नहीं है। ये एक साइबर क्राइम सिंडिकेट का स्लश फंड अकाउंट होता है। तो इन सब बातों को देखने के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज का दौर वो दौर है जहां डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतने सीमलेस और फास्ट हो गए हैं कि आम इंसान को लगता है कि पेमेंट में फ्रिक्शन ना होना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या यूपीआई की ये सुविधा और इंस्टेंट स्पीड ही आज के मॉडर्न इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन गई है? एक स्वाइप या एक फिंगरप्रिंट स्कैन से लोग लाखों रुपए कुछ ही सेकंड्स में ऐसी जगह ट्रांसफर कर देते हैं जिस रेसिपिएंट की लेजिटिमेसी क्रॉस चेक तक नहीं की गई होती। इस सच में ध्यान देने वाली बात है। पैसे ट्रांसफर करने की स्पीड 1000 गुना बढ़ गई है, लेकिन हमारा ड्यू डिलिजेंस यानी उस रेसिपिएंट की जांच पड़ताल करने की स्पीड और आदत बिल्कुल शून्य हो चुकी है। सही बात है। टेक्नोलॉजी ने चोरों का काम आसान कर दिया है, क्योंकि अब उन्हें किसी घर का ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है। लोग बस एक क्लिक पर अपना डिजिटल दरवाजा खुद उनके लिए खोल रहे हैं। इस पूरे फोरेंसिक एनालिसिस को समेटते हुए कुछ कोर सच्चाइयों को याद रखना होगा। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में भेजा गया प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, चाहे वो कितना भी असली क्यों ना लगे, वो कोई लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा नहीं होता। बिल्कुल नहीं।
वो बस स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ कलर्ड पिक्सेल्स हैं। और कोई भी वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप कोई रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता। सिंडिकेट हमेशा और हमेशा आम इंसान के लालच पर निर्भर करता है। उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इस एक पॉइंट पर टिका है कि ग्रीड इंसान की सोचने समझने की शक्ति, उसकी रैशनैलिटी और उसके लॉजिक को पूरी तरह से ओवरपावर कर ले। है ना? उनका बनाया हुआ डिजिटल इल्यूजन कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो गहरी जांच पड़ताल और ऑडिटिंग के सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि इमोशंस और लालच को इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से बिल्कुल अलग रखा जाए। लालच ही वो चश्मा है जिसे पहनने के बाद बड़े से बड़े रेड फ्लैग्स और वार्निंग्स दिखना बंद हो जाते हैं। आज हमने इस पूरे सिस्टम के बारे में जो बात की, उसने एक बहुत अजीब और थोड़ा डिस्टर्बिंग थॉट दिमाग में डाल दिया है। एक मिनट के लिए सोचिए, जिन टेक्नोलॉजीज को डिजाइन किया गया था फाइनेंस को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, आम इंसान की जिंदगी आसान बनाने के लिए, जैसे यूपीआई और रियल टाइम मार्केट एपीआईज, राइट? हाँ, जैसे इंस्टेंट यूपीआई पेमेंट्स, रियल टाइम एपीआईज और यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप्स, आज उन्हीं टेक्नोलॉजीज को एक हथियार बनाकर हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास को लूटा जा रहा है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि सोसाइटी के रूप में हम टेक्नोलॉजिकली तो बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन फाइनेंशियली हम आज भी इलिटरेट रह गए हैं? ये एक ऐसी गहरी बात है जिस पर सभी को अकेले में बैठकर जरूर सोचना चाहिए। मार्केट में और फोन में टूल जरूर बदल गए हैं, पर हमारी फंडामेंटल समझ अभी भी इवॉल्व नहीं हुई है। इस डीप डाइव की शुरुआत में मैं सोच रही थी उस इनविजिबल क्राइम सीन के बारे में, जहां चोरी फिजिकल पॉकेटमारी से निकलकर डिजिटल थेफ्ट तक पहुंच चुकी है। पुराने जमाने में लोग भीड़-भाड़ वाले इलाके में अपनी जेब पर हाथ रखकर चलते थे ताकि कोई उनका पैसा ना निकाल ले। राइट, हमेशा अलर्ट रहते थे। बिल्कुल। इस आधुनिक डिजिटल दुनिया में वो हाथ स्केप्टिसिज्म और वेरिफिकेशन है। हमेशा सस्पिशियस रहना चाहिए, हमेशा हर डिटेल को वेरीफाई करना चाहिए और अपनी उस डिजिटल रियलिटी को ऑडिट करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बहुत खूब। ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है। अपनी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स को प्रोटेक्ट कीजिए, हमेशा थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कीजिए और सुरक्षित रहिए।